अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज के जो आर्टिकल हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से लेकर दोस्तों वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, अगर हम मेंस की बात करते हैं, इवन इंटरव्यू के लिए ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। इवन जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, अगर हम पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस के लिए भी हमारा करंट अफेयर्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो बिल्कुल भी हमारी क्लास को मिस ना करें और हमारी क्लास को लास्ट तक देखें कि आखिर हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। मैंने अर्लियर वीडियोज में भी आपको बताया है दोस्तों, करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है यूपीएससी के एग्जाम में। 70 to 80% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो हम प्रीलिम्स में देखें, आपके देखो करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। अगर हम मेंस में बात करते हैं, मेंस में कितना बड़ा रोल है करंट अफेयर्स का। अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में कितना बड़ा रोल है तो करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्किप मत करिए, करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका यूपीएससी क्लियर कराने में। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। और मैं दोस्तों डेली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं अगेन आज भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारा जो है आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि आखिर, और बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं सर आपका जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है हम कहाँ पर उसके लिए क्वेरी करें और कहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कैसा है। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, हमारा जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.feedbackies.com। तो आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे और आप उस पर देखेंगे कि हमने उसमें फीचर्स कैसे रखे। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों, वो पहले हम बिगनिंग जो जीरो हैं, जिनको कुछ नहीं आता आंसर राइटिंग का, उनको 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 देखेंगे, फिर उनको हम मॉडरेट करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पर लाएंगे। एडवांस लेवल का मतलब होता है जिनको आंसर राइटिंग का जीरो आता था अब वो एक अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं। अब वो उनको ये भी पता है कि एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, और उनको ये भी पता है कि एक बॉडी के पार्ट कौन कौन से होते हैं, और उनको ये भी पता है कि हम कंक्लूजन को कैसे समराइज कर सकते हैं, हम फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें कैसे लिख सकते हैं, हम एक बैलेंस कंक्लूजन कैसे लिखते हैं कि कंक्लूजन जो हो वो ऑफेंसिव ना हो या एक निगेटिव ना हो या पॉजिटिव ना हो, ज़्यादा एक बैलेंस में कंक्लूजन हो, तो वो कैसे लिखा जा सकता है। सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर सिखाने वाले हैं। तो आप इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाने वाले, और हमने इस प्रोग्राम को बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। आप इस प्रोग्राम को जाकर देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम का ज़रूर लुत्फ़ उठाएं। तो चलिए हम क्विकली आज अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। हाँ, फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का जो कौन सी डेट का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं दोस्तों। हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, आज डेट हो रही है 8 सितंबर हो रही है, और हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट पता है। वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स, सो मैनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स इन यूपीएससी एग्जाम। अगर आप ट्रेंड देखेंगे यूपीएससी एग्जाम का, तो जो करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है दोस्तों, वो 18 मंथ का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। कितना? 18 मंथ का। और फीडबैक आईएएस क्या कर रहा है, एक तो मंथली मैगजीन वो लॉन्च करने जा रहा है कि फीडबैक आईएएस की मंथली मैगजीन आने जा रही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 1 ईयर का कंपाइलेशन देंगे, और प्रीलिम से पहले जितना होगा 18 मंथ का हम कंपाइलेशन देने जा रहे हैं, जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2026। और यकीन मानिए कि हम जो कंपाइलेशन देंगे उसके अंदर कोई भी न्यूज़ छूटेगी नहीं, कोई भी एडिटोरियल नहीं छूटेगा। तो आप बिल्कुल फीडबैक आईएएस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं।
2026 का अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हम कितने मंथ का, 18 मंथ का कंपाइलेशन प्रोवाइड कराएंगे बिफोर द 2026 यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा उससे पहले। दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और फीडबैक आईएएस से जुड़े रहिए। फीडबैक आईएएस यूपीएससी के जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है और यूपीएससी के फील्ड में रेवोल्यूशन लाने जा रहा है फीडबैक आईएएस। तो चलिए, और हम आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं दोस्तों। रशिया ने क्या किया है, रशिया ने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक किया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के ऊपर क्या किया है, ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया है। कहाँ किया है, क्यों किया है, इंडिया का क्या स्टैंड है, और सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यूपीएससी के लिए दोस्तों? एक तो आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप यूपीएससी का जीएस पेपर 2 देखेंगे, जनरल स्टडीज पेपर 2 देखेंगे, तो दोस्तों उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हम जीएस 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर है आईआर। तो आईआर के अंदर दोस्तों क्या है, आपको बायलेटरल रिलेशन और जो इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल फोरम पर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 के अगर हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, साइंस एंड टेक में क्या आता है दोस्तों, ड्रोन, जैसे ड्रोन से हमले हो रहे हैं, और दोस्तों जो मिसाइल वॉरफेयर है उससे रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को दोस्तों आपको लगता होगा इसमें क्या है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, बस हो गई, ये न्यूज हो गई। नहीं दोस्तों, ये यूपीएससी के लिए, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि आखिर रशिया ने क्यों हमला किया यूक्रेन के ऊपर। यूपीएससी का क्वेश्चन ये नहीं होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन जो बनेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन पर बनेगा। आखिर अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अगर अटैक कर रही है उससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा या ग्लोबली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो डिस्कस करिए कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप कभी भी न्यूज़ को जब पढ़ें तो न्यूज़ को आप अपने सिलेबस से लिंक करें। आप अपने सिलेबस में देखें कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए। दोस्तों अभी हमने ऐसा सिलेबस तैयार किया है, आप यकीन मानेंगे दोस्तों, अगर आपने उस सिलेबस को देख लिया तो आपसे कोई टॉपिक मिस नहीं हो सकता। हमने सिलेबस में टॉपिक सब टॉपिक ऐसे हमने सिलेबस बना रहे हैं और हम उस सिलेबस को अपनी वेबसाइट पर जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है तो प्लीज़ विजिट करें, www.feedbackias.com पर विजिट करें और देखें कि हमने अपनी वेबसाइट पर कितना इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो डाल रखा है। जो यूपीएससी का जो मटेरियल है वो डाल रखा है, एनसीईआरटी से लेके यूपीएससी का सिलेबस, सीसेट का सिलेबस और सीसेट का जितना मटेरियल है, मेंस का मटेरियल, सारा आपको डाल रखा है। आप उसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम, ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। आज हम जो पढ़ने वाले, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, क्यों किया है, रीजन क्या है, इंडिया का क्या स्टांस है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। और दोस्तों दूसरा आर्टिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आज का, बिकॉज क्या है दोस्तों, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसको क्या हो गए, 100 ईयर्स हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 100 ईयर्स हो गए। और हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसका अभी क्या रिलेवेंस है। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ उसका रिलेवेंस क्या है, और दोस्तों क्यों हुआ, किसने किया, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यूपीएससी की बात करें दोस्तों, जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें हिस्ट्री वाला पार्ट है। जीएस पेपर ये 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इवन दोस्तों प्रीलिम्स के लिए ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस आर्टिकल को मिस मत करिएगा क्योंकि ये आर्टिकल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, अगर आप पीवाईक्यू देखें, तो हिस्ट्री के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, मूवमेंट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं।
कोई भी मूवमेंट हो, नेशनल मूवमेंट जितने हुए हैं उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस ना करें। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, अगला आर्टिकल तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया क्या कर रही है, जो नेबरिंग कंट्री है उस पर फोकस ज़्यादा कर रही है। तो हमारा जो इंडिया और बांग्लादेश के साथ कितनी रिवर शेयर करते हैं दोस्तों, हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ 50 से ज़्यादा रिवर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अभी जो है हमने होल्ड पर डाल दिया है टॉक के जो 50 बहुत सारी रिवर के साथ क्या है, इंडिया का डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ। तो अभी डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, कौन कौन सी रिवर के साथ डिस्प्यूट है, कौन कौन सी रिवर इंडिया और बांग्लादेश शेयर करती हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। ये भी जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी जो लोकेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस टॉपिक को। और दोस्तों हमारा जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और फीडबैक आए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और नेक्स्ट आर्टिकल जो है दोस्तों, नेक्स्ट नॉट आर्टिकल, नेक्स्ट जो है दोस्तों एडिटोरियल, हमने एक एडिटोरियल दिया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दोस्तों जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखेंगे आखिर वो इन्वायरमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो दोस्तों एडिटोरियल है वो किसने लिखा है दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है जो कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं या पूर्व प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और हम सारे जो डायमेंशन है हम उसको देखने वाले हैं, आखिर कौन कौन से डायमेंशन है। तो जो है ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम सारी चीज़ें दोस्तों देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं ये सारे, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमने लिया है। तो इसको स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अब चलते हैं पहला आर्टिकल की तरफ। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, मिसाइल से हमला किया है, ड्रोन से हमला किया है। आप अगर पिक्चर्स में देखें तो हमारा पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, रशिया लार्जेस्ट ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक ऑन द यूक्रेन। तो सबसे अब जब से वॉर स्टार्ट हुई है रशिया और यूक्रेन की, तो सबसे भयंकर सबसे बड़ा हमला किया है किसने, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। तो इससे लार्जेस्ट जो है अटैक नहीं किया अभी तक रशिया ने, लेकिन सबसे लार्जेस्ट अटैक किया। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं दोस्तों सिटीज की, कहां पर हमला किया वो देखेंगे दोस्तों। ये जो एरिया है, ये आप सिटी देख रहे हैं, ये है सिटी कीव, कीव के ऊपर हमला किया है। कीव एक सिटी है यूक्रेन के अंदर। दोस्तों हम लोकेशन भी देखेंगे, वेयर इज द की या की वेयर इज द लोकेशन ऑफ कीव, तो कीव की लोकेशन भी देखेंगे। तो बहुत बड़ा हमला है, लार्जेस्ट हमला किया है। आप पिक्चर अगर आप देख रहे हो, अगर दोस्तों आपको पिक्चर्स दिख रही है ढंग, आपको क्लियर दिख रही होगी, पिक्चर क्लियर दिख रही है दोस्तों, तो बहुत बड़ा हमला किया है। तो आगे बढ़े और हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आखिर कहां पर हमला हुआ है दोस्तों। तो रशिया ने क्या किया है, बिगेस्ट एयर स्ट्राइक की है सिंस 2022, बिगेस्ट एयर स्ट्राइक सिंस 2022 से बिगेस्ट स्ट्राइक की है और 810 ड्रोन और मिसाइल का यूज किया गया है। और यूक्रेन इंटरसेप्ट 747, तो यूक्रेन ने क्या किया, 810 मिसाइल का तो रशिया ने यूज किया है, लेकिन यूक्रेन ने भी दोस्तों 747 को क्या कर दिया, 747 को इंटरसेप्ट किया है। कीव कैबिनेट बिल्डिंग हिट्स द फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों अभी तक जब से क्या वॉर स्टार्ट हुई है तो जो कीव की बिल्डिंग है उसको टारगेट नहीं किया गया, लेकिन इस बार रशिया ने कीव की जो बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाऊं कीव की बिल्डिंग, कीव की बिल्डिंग, ये जो दोस्तों बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कीव की बिल्डिंग है, इसको टारगेट किया गया है बाय द रशिया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कीव की बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया है। और दोस्तों कैजुअलिटी कितने लोगों की हुई है, कैजुअलिटी जो हुई है दोस्तों, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है दोस्तों, इसमें 4 लोग मारे गए इंक्लूडिंग
छोटा बेबी जो होता है, बेबी इंक्लूडिंग हुआ है, और 44 लोग बहुत इंजर्ड हो गए। तो दोस्तों बहुत ये रशिया का जो मूव है दोस्तों, ये इतना बड़ा लार्जर जो उन्होंने हमला किया है, ये हम देखेंगे कि इसका इंडिया पे क्या स्टांस है, ग्लोबल लेवल पर यूएस इसको क्या कैसे देख रही है, यूके इसको कैसे देख रही है, और जो भी कंट्रीज हैं इसको कैसे देख रही हैं। क्या रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, क्या रशिया के ऊपर अटैक करना चाहिए सब कंट्रियों को मिलकर, नाटो इसको कैसे देख रही है, क्या नाटो रशिया के ऊपर अटैक करेगी, हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे दोस्तों। आखिर आगे है क्या, अगर हम बात करें वाई इन न्यूज, रशिया ने अटैक क्यों किया है दोस्तों, उसका रीजन क्या है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लार्जेस्ट अटैक किया है सिंस 2022। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि रशिया क्या कर रही है, एस्केलेशन करना चाहती है, वॉर को बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए क्या कर रही है, अभी थोड़ा सा पीस स्टेबलाइज हो रहा था यूक्रेन के अंदर, लेकिन रशिया चाहती है क्या, रशिया चाहती है कि एस्केलेशन हो वॉर का। तो सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों गवर्नमेंट बिल्डिंग टारगेट करने का कि एस्केलेशन ऑफ वॉर है। और मैंने जैसे बताया दोस्तों कैजुअलिटी हुई है, सिविलियन की जो कैजुअलिटी हुई है, 4 लोगों की डेथ हो गई, और 44 क्या हुए, 44 दोस्तों इंजर्ड हो गए। आप देख सकते हैं, मैंने बताया सीबीएल कैजुअलिटी रेज द ग्लोबल कंसर्न हुआ है। और दोस्तों फ्रांस हो गया, यूके हो गया और कनाडा हो गया, इस अटैक को क्या किया है, कंडेम किया है। इस अटैक को क्या किया है, बहुत ज़्यादा कंडेम किया है कि ये रशिया का जो अटैक है वो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसको क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। यूक्रेन डिमांड टफर सैंक्शन। तो जो यूक्रेन ने क्या डिमांड किया है, यूक्रेन क्या कह रहा है, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, जो बहुत बड़ी कंट्रियां हैं जो ग्लोबली लेवल पर चीज़ों को चला रही हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। तो इनसे यूक्रेन क्या डिमांड कर रही है, क्या यूक्रेन डिमांड कर रही है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं। क्या लगाया जाए रशिया के ऊपर, रशिया के ऊपर टफर सैंक्शन लगाए जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्तों, इंडिया की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द इंडिया पोजीशन। अगर रशिया क्या करता है, हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते हैं रशिया से क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। और इसी को लेकर रशिया से जब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50% से ज़्यादा, जिससे क्या हुआ है, हमारे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको बहुत बर्स्ट हिट हुए हैं वो सेक्टर। अगर हम बर्स्ट हिट सेक्टर की बात करते हैं तो बर्स्ट हिट सेक्टर कौन से हैं दोस्तों, लेबर इंटेंसिव जितनी भी इंडस्ट्री हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वो क्या है दोस्तों, वो अनकम्पेटिटिव हो गई हैं। अगर हम बात करें वियतनाम की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं या चाइना की बात करते हैं, तो जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं इंडिया की, वो क्या हो गई हैं, अनकम्पेटिटिव हो गई हैं। और दोस्तों 47 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है उसको क्या हो रहा है, वो हिट हो गया है इंडिया, कितना, 47 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो हिट हो गया। अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की, तो जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं वो मॉडरेट हिट हुई हैं, वो इतना हिट नहीं हुई है जितना हिट हो रही है कौन सी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल हो गई, ज्वेलरी हो गई, और जितनी भी लेबर इंटेंसिव है उनको, वो सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं। अगर हम बात करें जैसे इंडिया का जो स्टांस है दोस्तों, क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टांस है, कॉल फॉर पीस नो कंडेमनेशन। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ना तो इस अटैक को कंडेम किया है, सिर्फ इंडिया ने कहा है कि इस रीजन में पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए, पीस आनी चाहिए। इंडिया का जो स्टैंड है न्यूट्रल रहता है। मैंने जैसे बताया इंडिया के जो रिलेशन है रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन
स्टेबलाइज किए हैं इंडिया ने रशिया के साथ, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट कर रही है, डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट करती है, और रशिया हमेशा क्या रहा है, इंडिया के साथ खड़ा रहा है। अगर हम पहलगांव अटैक की बात करें जो अप्रैल में हुआ 2025 में बाय द पाकिस्तान के द्वारा, तो रशिया क्या है, रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा और उसने इस अटैक को क्या किया था, उस पहलगांव अटैक को क्या किया था दोस्तों, पहलगांव अटैक को क्या किया था, कंडेम किया था। तो रशिया क्या है, इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो इंडिया का भी फर्ज बनता है कि वो रशिया के साथ खड़ा रहे। तो कॉल फॉर पीस, नो कंडेमसेशन। और सबसे जरूरी चीज क्या है, इंडिया इसमें क्या कर रहा है, इंडिया जो है दोस्तों बैलेंस कर रहा है। क्या किन चीजों में बैलेंस कर रहा है दोस्तों, इंडिया बैलेंस कर रहा है रशिया टाइज के साथ और वेस्टर्न जो वेस्टर्न प्रेशर है उसके साथ। एक तो इंडिया के ऊपर वेस्टर्न प्रेशर है और जो रशिया के जो टाइज हैं दोनों को बैलेंस करना है। और तीसरा दोस्तों, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे दोस्तों, सबसे बड़ा दोस्तों जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो है ऑयल इंपोर्ट। जो ऑयल इंपोर्ट कर रही है रशिया से, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों, यूक्रेन को क्या करती है इंडिया, क्या करती है, वीट एक्सपोर्ट करती है, क्या करती है, वीट एक्सपोर्ट करती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से डिफरेंट जियो पॉलिटिक्स हो जाएगी। ये सारे इम्पैक्ट हैं जो इंडिया पे पड़। हम बात करते हैं नेशनल मूवमेंट की, हम बात करते हैं गांधी जी की, हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, हम बात करते हैं भगत सिंह की। लेकिन जो कास्ट रोल है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या जो हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी है उसके ऊपर क्वेश्चन किसने किया, आप कमेंट्स में बताइए। उसके ऊपर किसने क्वेश्चन किया कि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है या जो ब्राह्मण लोग हैं उस पर किसने क्वेश्चन उठाया, या हम बात करते हैं कास्ट रोल्स का या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, तो उस पर किसने सवाल उठाया। इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है दोस्तों। हमारा जो आर्टिकल है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट है उसको 100 साल हो गए, 100 ईयर्स हो गए। कितने हो गए, 100 ईयर्स। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 100 ईयर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पेरियार हैं, ईबी रामास्वामी जो पेरियार हैं, उन्होंने क्या किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, उसके क्या रीजन थे और ये कब स्टार्ट हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे, सारी चीज़ें हम दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। आप इस पिक्चर्स को दोस्तों देख सकते हैं, पेरियार बैठे हुए हैं और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको रिलेटेड लेके 1915 में ये क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था दोस्तों, अर्ली 20th सेंचुरी तमिलनाडु अर्ली जो 20th सेंचुरी थी तमिलनाडु में, मतलब अगर हम 20 सेंचुरी की बात करें तो तमिलनाडु में क्या होता था दोस्तों, ब्राह्मण डोमिनेंस पॉलिटिक्स होती थी। जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स होते थे। सोसाइटी में भी ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था और जॉब्स में भी, और क्या दोस्तों मीडिया में भी क्या था, ब्राह्मण का डोमिनेंस था। तो जस्टिस पार्टी कब फॉर्म की गई दोस्तों, जस्टिस पार्टी फॉर्म्ड इन 1916। कब, 1916 में फॉर्म की गई। इसमें क्या था, बहुत लिमिटेड एजुकेटेड और रिच नॉन ब्राह्मण लोग थे और जो थे लिमिटेड एजुकेटेड पर्सन थे। पेरियार ईबी रामास्वामी, पेरियार ईबी रामास्वामी लीव्स कांग्रेस कब छोड़ा, 1925 में। जो पेरियार जो ईबी रामास्वामी थे उन्होंने 1925 में कांग्रेस को छोड़ा और लॉन्च किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बिया द कुड़ी अरासू वीकली। जो कुड़ी अरासू वीकली था उसके द्वारा उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया। इसका मकसद क्या था, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव था, जो कास्ट हायरार्की थी उसको क्या करना, उसको डिसमेंटल करना। अब कास्ट हायरार्की क्या होती है दोस्तों, कास्ट हायरार्की होती है जैसे ब्राह्मण हुए, फिर वैश्य हुए, फिर नहीं ब्राह्मण हुए, फिर क्षत्रिय हुए, एक तो ये हो गए ब्राह्मण, फिर वैश्य हुए,
ब्राह्मण हुए, वैश्य हुए, क्षत्रिय हुए, फिर शूद्र हुए। तो जो कास्ट हायरार्की थी उसको क्या करना, उसको डिसमेंटल करना। और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी होती थी, जो ब्राह्मण होते थे उनसे क्वेश्चन करना, क्या करना, उनसे क्वेश्चनिंग करना हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से। और जो वुमेन होती हैं उनको क्या करना, उनको एम्पावर करना। और प्राइड अमंग द नॉन ब्राह्मण, और प्राइड अमंग द नॉन ब्राह्मण्स। आगे बढ़े। इसके कोर आइडिया क्या थे दोस्तों, इसके जो कोर आइडिया थे, जेंडर इक्वलिटी हो, क्या हो, जेंडर जेंडर इक्वलिटी हो, और क्या हो, कास्ट इक्वलिटी हो, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, सेकुलर एंड रैशनलिस्ट थॉट हो। कौन से, सेकुलर एंड रैशनलिस्ट थॉट हो। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था वो कांग्रेस और जो गांधी थे उनके क्रिटिक थे, क्या थे, उनके क्रिटिक थे। सो कांग्रेस एज अ अपहोल्डिंग कास्ट हिंदू ऑर्डर, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था या ईबी रामास्वामी थे, वो बिलीव करते थे जो कांग्रेस जो पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है। किसकी है, हिंदुओं की पार्टी है। इसलिए जो ऑर्थोडॉक्सी है जो हिंदुइज्म का, उसके खिलाफ थे ईबी रामास्वामी। आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया हैज ओवर 50 शेयर्ड रिवर विथ नेबर। कितनी दोस्तों, 50 शेयर्ड रिवर, 50 से ज्यादा रिवर क्या है, इंडिया जो है शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इंडिया कितनी रिवर शेयर करता है, 50 से ज्यादा रिवर। आप इंपॉर्टेंट रिवर देख सकते हैं कितनी रिवर शेयर कर रहा है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र हो गई, कुशियारा हो गई, सूरमा हो गई, और क्या कहते हैं दोस्तों, मालामुती हो गई, गंगा जिसको पद्मा बोला जाता है कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ये सारी रिवर क्या है, इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। न्यूज में क्या है दोस्तों, इंडिया और जो बांग्लादेश के उसकी जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग हुई दिल्ली। कहां पर हुई जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग दोस्तों, दिल्ली में हुई। और बांग्लादेश ने 10 मेंबर जो टीम है वो इंडिया में भेजी। कहां भेजी थी दोस्तों, दिल्ली में भेजी थी। एजेंडा क्या है दोस्तों, जो वाटर शेयरिंग, जो 14 क्रॉस बॉर्डर रिवर है, कौन कौन सी 14 क्रॉस बॉर्डर रिवर है, तो दोस्तों हो गई मोहिरी, हो गई मोहिरी, हो गई खोबई, हो गई गोमती, हो गई धरला, हो गई और दूध कुमार हो गई। तो ये सारी जो रिवर हैं दोस्तों, इनके साथ क्या है, जो वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। वार्म अप फॉर गंगा वाटर ट्रीटी, तो जो गंगा वाटर ट्रीटी है रिन्यूएबल की जाएगी 2026 में, जो 30 साल की ट्रीटी है। बांग्लादेश का कंसर्न क्या है दोस्तों, व्हाट इज द कंसर्न बांग्लादेश, 14 स्मॉल रिवर क्या है, 14 जो स्मॉल रिवर हैं, मोहिरी हो गई और खुबई हो गई। लाइवलीहुड जो इशू है वो फार्मर्स के लिए, फ्लडिंग इशू है, जॉइंट फ्लड फोरकास्टिंग मैकेनिज्म हुई है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून है, सैलाइन इंट्यूशन है इन बांग्लादेश में। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, बांग्लादेश हेडिंग फॉर इलेक्शन इन 2025। बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ है 2025 में। इंडिया पोजीशन एंड चैलेंजेज, इंडिया की क्या पोजीशन है और दोस्तों चैलेंजेज क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए। इंडिया ऑलरेडी शेयर्स सी, इंडिया जो है कौन सी रिवर शेयर करती है, इंडिया जो ऑलरेडी शेयर तीस्ता रिवर पेंडिंग सिंस द 2011 एंड अपोजिशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल।
अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, इंडिया में स्टेट लेवल रेजिस्टेंस है और डेवलपमेंट नीड्स वर्सेस डाउन स्ट्रीम राइट। चाइना फैक्टर क्या है, चाइना बांग्लादेश ग्रोइंग कॉपरेशन, वाटर डिप्लोमेसी इज क्रूशियल। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट है जो है वो आर्टिकल नहीं है, एडिटोरियल है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब दोस्तों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, डेवलपमेंट जो है ट्राइबल्स की लाइवलीहुड और इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर कर किया जा सकता है। क्या डेवलपमेंट ट्राइबल्स की जो लाइफ है या लाइवलीहुड है या उनका इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर कर किया जा सकता है? आप मुझे कमेंट में बताइए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों निकोबार प्रोजेक्ट की। निकोबार जो प्रोजेक्ट है कब स्टेब्लिश हुआ और ये इन्वायरमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम सारी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो दोस्तों कब स्टार्ट हुआ, व्हाट इज द निकोबार प्रोजेक्ट, आखिर निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? दोस्तों निकोबार प्रोजेक्ट में क्या है, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या है दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, एयरपोर्ट होगा और टाउनशिप होगा दोस्तों, और पावर प्लांट होगा। और इसका एम क्या है दोस्तों, अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है तो उसका एम क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो दोस्तों उसका ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ट्रेड हब बने, स्ट्रेटेजिक क्या बने, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी बने और ट्रेड हब बने इन इंडियन ओशन में। और बट हमने इतना 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया कि एयरपोर्ट होंगे, हब बनेंगे, क्या होगा, और जो है पावर प्लांट बनेंगे, टाउनशिप बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा। हमने 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न क्या है दोस्तों इसके? तो दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न है ट्राइबल राइट्स। क्या है? ट्राइबल राइट्स का कंसर्न है। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है इकोलॉजिकल कंसर्न। क्या कोई भी डेवलपमेंट जो ट्राइबल की लाइवलीहुड है या उनका इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर कर किया जा सकता है? आगे बढ़ें और हम देखें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप दोस्तों अगर इस मैप में देखें, अगर हम मैप में देखें, अगर आप दोस्तों पहला देखें गलाथिया बे, तो दोस्तों जो गलाथिया बे है वहां पर क्या बनना है दोस्तों, वहां पर बनना है दोस्तों इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है। क्या बनना है? ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनना है। अब यहाँ पर अगर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा तो जो ट्राइबल्स के जो राइट हैं या ट्राइबल जो अपनी जिस तरह लाइवलीहुड गुजार रहे हैं तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम दूसरा देखें दोस्तों, दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है जी दोस्तों। पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड है, क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ पर क्या बनना है दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अगर हम तीसरा देखें दोस्तों, तीसरा यहाँ पर क्या बनना है दोस्तों, जो कैंपल बे है, कैंपल बेल पे क्या बनना है दोस्तों, टाउनशिप एरिया एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर टाउनशिप एरिया और डेवलपमेंट बनना है। अगर हम ये एरिया देखें तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, पावर प्लांट बन रहा है। क्या? पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, ट्रांसशिपमेंट हो गया, और क्या कहते हैं टाउनशिप हो गया, और पावर प्लांट हो गया, तो सारी चीज़ें क्या ये बनाई जा सकती हैं अगर ट्राइबल जो राइट है उनका वायलेशन हो रहा है, उनका इकोसिस्टम खराब हो रहा है। आगे बढ़ें। 72,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कम्युनिटीज जो हैं अफेक्टेड हो रही हैं। कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं दोस्तों? निकोबारीज क्या है दोस्तों, 2004 की सुनामी के बाद जो ट्राइबल कम्युनिटी है निकोबारीज, वो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जगह जगह क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और जो सोम्पेन है, सोम्पेन एक कम्युनिटीज है, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। जो पीवीटीज है, सोम्पिन को कैसी कम्युनिटीज है, वो पीवीटीज है, वो ऑलरेडी अफेक्टेड है। अगर ये प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है या 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उससे क्या है, अगर एयरपोर्ट बनता है या ट्रांसशिपमेंट एरिया बनता है या टाउनशिप या डेवलपमेंट एरिया बनता है या पावर प्लांट बनता है तो इन एरिया ये जो कम्युनिटीज हैं बहुत वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये होगी जितनी भी ये कम्युनिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी,
परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी। जिस एरिया में ये कम्युनिटीज रह रही हैं वहाँ पर क्या दोस्तों, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहाँ पर टाउनशिप बनाई जा रही है, वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, पावर प्लांट बनाया जा रहा है, और वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप हब बनाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, परमानेंट डिस्प्ले और लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, और उनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड है या पूर्वजों की जो लैंड है वो क्या होगी दोस्तों, पूरी तरीके से छीन ली जाएगी, पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा उनका। शॉम्पन रिजर्व डी नोटिफाइड, और जो शॉम्पन रिजर्व जो डी नोटिफाइड है वो भी उनको छीन लिया जाएगा। नो प्रॉपर कंसल्टेशन, इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लाने से पहले अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या EIA की बात करें तो किसी ने भी इन कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया। वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 330A फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड FRA ऑब्लिगेशन। मैं आपको बताऊं किन किन चीज का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 330A का वायलेशन हो रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का वायलेशन हो रहा है, और FRA का ऑब्लिगेशन हो रहा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, व्हाट इज द इन्वायरमेंटल कंसर्न? दोस्तों इन्वायरमेंट कंसर्न क्या है, जो ट्री है, गवर्नमेंट कह रही है 8 लाख से ज़्यादा जो ट्री हैं वो लॉस होगा। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कह रहे हैं 32 से 58 लाख ट्री लॉस होगा। कितना? गवर्नमेंट क्या कह रही है, 8.5 लाख जो ट्री हैं वो लॉस होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कह रहे हैं 32 से 58 लाख जो ट्रीज हैं उनका लॉस होगा। दोस्तों इतना इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, क्या इन्वायरमेंट को नुकसान करके हम किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं? 32 से 58 लाख ट्रीज का लॉस होना, आप समझ रहे हो दोस्तों कि 32 से तो कितना इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है। क्या कोई भी डेवलपमेंट किया जा सकता है इतना इन्वायरमेंट का लॉस करके? आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या कोई भी डेवलपमेंट किया जा सकता है? और कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फॉर प्लांट इन हरियाणा नॉट इन द सेम इकोलॉजी। अब अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, आपने इतने पेड़ काटे तो आपको पेड़ जितने आप 32 से 58 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो अफॉरेस्टेशन कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर आप उस एरिया में इतने पेड़ नहीं लगाएंगे, अगर कहीं भी उस एरिया में आप हरियाणा में लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो जो एरिया है कितना अफेक्ट होगा। नॉट सेम इक्वलिटी लैंड ऑक्शन फॉर माइनिंग, जो लैंड जो ऑक्शन है फॉर माइनिंग के लिए के। बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना होगा दोस्तों इससे? बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें तो दोस्तों टर्टल नेस्टिंग साइट, जो टर्टल नेस्टिंग साइट है वो CRZ1A में आती है। कोरल रीफ क्या होगा, उसका लॉस होगा। निकोबार जो मकाऊ है और डुगोंग्स है उसका भी लॉस होगा दोस्तों। और सर्वे डन इन द रॉन्ग सीजन, प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूट, सर्वे जो किया गया था दोस्तों वो रॉन्ग मेजरमेंट पे किया गया था, कोई भी मैथोलॉजी यूज नहीं कही सही, और जो क्या है प्रेशर जो आ रहा है वो इंस्टीट्यूट पे आ रहा है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें डिजास्टर वल्नरेबिलिटी क्या है, जॉन प्रोन फॉर अर्थक्वेक। जितना भी एरिया है दोस्तों, निकोबार जो आइलैंड है, मैंने बताया निकोबार जो आइलैंड है वो कैसा है, वो अर्थक्वेक प्रोन है, वो डिजास्टर वल्नरेबिलिटी वाला एरिया है। और 2004 की सुनामी आई थी, 15 फीट जो लैंड है वो सबसिडेंस हो गई। 15 फुट जो लैंड है वो क्या हुई, जमीन में घुस गई, सबसिडेंस हो गई। रिसेंट 6.2 अर्थक्वेक इन जुलाई 2025 रिमाइंड्स ऑफ रिस्क। प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, हाई इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिस्क जोन, इकोनॉमिक प्लस ह्यूमन डिजास्टर। आगे बढ़े। ब्रॉडर इशू क्या है दोस्तों, व्हाट इज द ब्रॉडर इशू? ब्रॉडर इशू ये है, व्हाट इज द ब्रॉडर इशू, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट। तो जो डेवलपमेंट है और जो इन्वायरमेंट की डिबेट है उसको क्या करता है ये, उसकी बात करता है। ट्राइबल कंसेंट एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, एक तो दोस्तों ट्राइबल से कोई भी कंसेंट नहीं लिया गया, और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्या है, स्ट्रेटेजिक वर्सेस इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक वर्सेस इकोलॉजी, इज नेशनल सिक्योरिटी इक्वल टू जस्ट पोर्ट्स एयरपोर्ट्स और ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी एंड कम्युनिटीज। लॉज बीइंग द बाईपास, जो लॉज
कौन से बाईपास किए गए, एनजीटी ऑर्डर इग्नोर्ड एंड एचपीसी रिपोर्ट जो है हिडन की गई है। तो ये क्या है दोस्तों, ब्रॉडर इशू है। तो ये दोस्तों हमारा आज का वीडियो था। हमने एक एडिटोरियल और एक 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ाए। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस।